Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. Let us today we get started with the next video lecture of class 10th, the very first chapter, that is the rise of nationalism in Europe. Today we are getting started with the topic the new middle class which has emerged in the European continent. बिफोर गेटिंग स्टार्टेड हम कोशिश करेंगे कि इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास यूरोप में इमर्ज होता है, वो एक डोमिनेंट क्लास होता है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, लेकिन रेशो ऑफ पॉपुलेशन था वो बहुत कम था। लेकिन इस क्लास ने दूसरा जो वहाँ पर मेजॉरिटी क्लास था दैट वाज पीजेंट्री क्लास, पीजेंट्री क्लास को एरिस्टोक्रेटिक क्लास ने डोमिनेट करके रखा था। पढ़ना है आज का हमने जो टॉपिक पढ़ना है न्यू मिडिल क्लास, ये वही मिडिल क्लास है जो इसी थर्ड स्टेट जो इसी पीजेंट कम्युनिटी से इमर्ज होकर आता है। कैसे इमर्ज होकर आता है आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है यूरोप में, इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है? इट लेड टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड एमर्जेंस ऑफ द कमर्शियल क्लास। इससे क्या होता है कि वहां पर अर्बनाइजेशन होती है, टाउन्स क्रिएट हो जाते हैं और टाउन्स में पता ही है कि एक कमर्शियल क्लास इमर्ज होता है। ये जो कमर्शियल क्लास इमर्ज होता है इसकी जो डिपेंडेंस थी, इसकी जो एग्जिस्टेंस थी, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। इसका मतलब यह था कि इनको चाहिए था फ्री मार्केट, इनको चाहिए था मार्केट विदाउट एनी बैरियर्स। तब ही ये जो नया क्लास इमर्ज हुआ था ये ज्यादा से ज्यादा आगे जा सकता है। फिलहाल के लिए इस पॉइंट में हमने समझा कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बनता है और वहां पर ग्रोथ ऑफ टाउन्स हो जाता है और ग्रोथ ऑफ टाउन्स के साथ साथ एक कमर्शियल क्लास एग्जिस्ट होता है, एक कमर्शियल क्लास एग्जिस्टेंस में आ जाता है। और ये जो कमर्शियल क्लास था इसकी प्रोडक्शन या इसकी डिपेंडेंस बेस्ड थी कि जो इनको चाहिए था फ्री मार्केट एंटरप्राइज, इनको चाहिए था मार्केट विदाउट एनी बैरियर्स। तो यहां पर इसका आउटकम क्या निकलता है कि इसका मतलब है कि एक नया क्लास इमर्ज होकर आता है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जरिए आता है, क्योंकि जो मार्केट होता है वहां पर हमें चाहिए थी प्रोडक्शन, ये सप्लाई कौन करेंगे? पीजेंट सप्लाई करेंगे। इसका मतलब है अब इसी पीजेंट्री कम्युनिटी में एक क्लास इमर्ज हो जाएगा जो अब कमर्शियल क्लास कहलाएगा और वही कमर्शियल क्लास को उनमें से नेशनल अवेकनिंग आ जाएगी और उनमें से एनलाइटमेंट आ जाएगी वाया एजुकेशन, वाया वो प्रॉस्पेरियस बनेंगे। और उसका क्या आउटकम निकलता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। With the emergence of the working population and the middle classes made up of industrialists, businessmen and the professionals, तो यहां पर जब इमर्ज होता है एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ये होता है एक मिडिल क्लास बनता है। ये जो पीजेंट्री कम्युनिटी में से एक क्लास एम्पावर होकर आता है, ये प्रॉस्पेरियस बनता है, ये बनता है पहले कमर्शियल क्लास और यही यहां पर आता है वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। अब ये बनती है, इसी को नाम दिया जाता है न्यू मिडिल क्लास। और ये जो लोग थे इसमें से इंडस्ट्रियलिस्ट्स भी थे, इसमें बिजनेसमैन भी आते हैं, इसमें प्रोफेशनल्स भी आते हैं। अब हम देखेंगे ये लोग थे कौन और ये क्या चाहते थे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल क्लासेस, ये यही क्लास था, इसी क्लास में एजुकेटेड और लिबरल क्लास था दैट द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। अब ये जो क्लास है इनमें आती है नेशनल अवेकनिंग और वो चाहते हैं कि जो आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी है उनमें इमर्ज होते हैं, जिसके जरिए से वो चाहते हैं कि जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस दिए जाते हैं बाय बर्थ इनको एबॉलिश करना चाहिए। और ये जो कंसेप्ट है इट गेन्ड पॉपुलैरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हो जाता है इनमें से पॉलिटिकल अवेकनिंग आती है और ये चाहते हैं कि जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंजॉय कर रहे हैं based on their superiority, based on their supremacy, based on their dominance, इसको खत्म करना चाहिए। एक बार हम फिर कोशिश करेंगे समझने की। न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होता है फ्रॉम ए पीजेंट्री कम्युनिटी। कैसे इमर्ज होता है कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के साथ साथ इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए चाहिए था हमें रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें चाहिए थी वर्किंग पॉपुलेशन। तो क्या होता है, इट लेड टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ ए न्यू कमर्शियल क्लास। टाउन्स बनते हैं और एक नया क्लास इमर्ज होता है जैसे हम कहते हैं कमर्शियल क्लास। और ये जो कमर्शियल क्लास थी ये चाहते थे कि हमारी जो मार्केट सिस्टम, ये जो वर्किंग क्लास था, ये जो कमर्शियल क्लास था, ये चाहते थे कि मार्केट में रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी डिपेंडेंस तब ही
क्योंकि इनकी डिपेंडेंस जो थी इट वाज ऑन द फ्री मार्केट इंटरप्राइज। तो होता क्या है, विद द एमर्जेंस ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, जब ये वर्किंग पॉपुलेशन इमर्ज होता है और मिडिल क्लास इमर्ज होता है, इसमें आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इसमें आते हैं बिजनेसमैन, इसमें आते हैं प्रोफेशनल्स। ये सभी थर्ड स्टेट के लोग ही थे जिनमें पॉलिटिकल अवेकनिंग आते हैं वाया डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफर्स की आइडियोलॉजी से। तो अब इन ही थर्ड स्टेट में या इन ही मिडिल क्लास में ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन था जो एजुकेटेड थे, जो लिबरल क्लासेस थे, इनके जो आइडियाज थे नेशनल यूनिटी के, ये इनमें उजागर होने स्टार्ट हुए और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये चाहते हैं कि जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ ये एरिस्टोक्रेटिक क्लास एंजॉय करता था, इसको एबॉलिश करना चाहिए। और ये जो यहां पर सिस्टम था दैट द प्रिविलेजेस गिवन टू एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस मस्ट बी एबॉलिश्ड, इसमें पॉपुलैरिटी आती है। तो यहां पर अब इस क्लास के जो आइडियाज हैं उसे हम कहते हैं लिबरल आइडियोलॉजी। वो लिबरल आइडियोलॉजी क्या है वो हम अब समझते हैं आगे। तो अब हमने पढ़ना है यहां पर व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म से हम क्या जानते हैं, लिबरल जो आइडियोलॉजी मिडिल क्लास की इमर्ज हुई थी, ये जो लिबरल आइडियोलॉजी है ये क्या है, ये हमें क्या समझाती है। तो लिबरल सोच है, इनमें से आता है कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म और फिर ये लिबरलिज्म बन जाता है कि ये एक आइडियोलॉजी बनती है जो एक लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी कहलाती है। तो ये आइडियोलॉजी क्या है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied with the ideology of liberals। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेशनल यूनिटी हुई ड्यूरिंग 19th सेंचुरी यूरोप में, इसकी लिंक है कि ये जो नेशनल यूनिटी क्रिएट होती है लिबरल्स की आइडियोलॉजी से क्रिएट होती है। जो लिबरल कंसेप्ट था, जो लिबरल सोच थी, जो लिबरल आइडियोलॉजी थी, लिबरल आइडियोलॉजी के चलते हुए नेशनल यूनिटी के कंसेप्ट क्रिएट हो जाते हैं यूरोप में। इसकी ये जो टर्म ही है ये फ्री है, तो इसके बाद फिर लगता है इज्म, ISM दैट इज आइडियोलॉजी, तो लिबरलिज्म बनता है, इट मीन्स एन आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरल कम्युनिटी। तो ये क्या होता है, फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब जो अभी हमने पढ़ा नया मिडिल क्लास ओरिजिन हुआ था और इनके लिए जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी थी, इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंसान की आज़ादी, एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, एट मीन्स कि एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। नो, देयर मस्ट बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम टेरिटरी। अब हम इस लिबरलिज्म को समझने की कोशिश करती हैं। इसके दो डोमेन हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लिबरलिज्म हमें क्या समझाता है और इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लिबरलिज्म क्या समझाता है। पॉलिटिकली ये क्या चाहते थे और इकोनॉमिकली ये क्या चाहते थे। पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लिबरलिज्म है इट एम्फसाइज्ड कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट बननी चाहिए लेकिन लोगों की मर्जी के मुताबिक बननी चाहिए। हेरिडिटी पोजीशन के ये खिलाफ थे, ऑटोक्रेटिक रिजीम के ये खिलाफ थे, जो डिफरेंट प्रिविलेजेस दिए जाते थे डिफरेंट सेक्शंस को, उनके ये खिलाफ थे। तो पहला कंसेप्ट पॉलिटिकल थॉट ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी है कि ये चाहते थे कि गवर्नमेंट बननी चाहिए वाया पीपल। Since French Revolution, liberalism stood for end of the autocracy and clerical privilege। इसका मतलब है जब से फ्रेंच रिवोल्यूशन का ओरिजिन हुआ था या ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, यही जो मिडिल क्लास इमर्ज हुआ था, इसमें जो लिबरल आइडियोलॉजी तब भी थी, तब भी इन्होंने कहा था कि जो ऑटोक्रेसी है इसका खात्मा होना चाहिए और डिफरेंट प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो डिफरेंट सेक्शंस एंजॉय करते हैं उनको भी एबॉलिश करना चाहिए। और क्या इनकी सोच है, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए और वहां पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव हो, जो अकाउंटेबल हो, जो रेस्पॉन्सिबल हो फॉर द नीड्स ऑफ द जनरल पब्लिक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वहां पर होना चाहिए जिसे पार्लियामेंट कहा जाए। इसका मतलब है एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही रिप्रेजेंटेटिव्स का इंतखाब होना चाहिए और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इनका एक ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब है पार्लियामेंट, तब ही अकाउंटेबिलिटी आ सकती है। 19th century liberals stressed the inviolability of the private property। ये जो 19th century का जो लिबरल थॉट इमर्ज हुआ था, इन्होंने कहा था कि एक इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी है ये इसके पास रहनी चाहिए, इसकी जो प्रॉपर्टी है इससे छीननी नहीं चाहिए। Yet equality before law does not necessarily stand for universal adult suffrage। मगर
एक आर्ग्यूमेंट यहां पर है कि ये जो लिबरल्स थे इनका पॉलिटिकल थॉट में एक यहां पर कंट्राडिक्टरी पॉइंट था, वो ये था कि इनका इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं था कि हर एक के लिए वोटिंग राइट से डिमांड नहीं कर रहे थे। ये कर रहे थे कि यहां पर इन्होंने लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात कही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके हिसाब से, इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलनी चाहिए। तो पॉलिटिकल थॉट किसी हद तक हमें एक बार हम फिर कोशिश करेंगे। इनका पॉलिटिकल थॉट ये कहता है कि गवर्नमेंट बाई कंसेंट आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान भी ऑटोक्रेसी के खिलाफ काम किया था, क्लरिकल प्रिविलेज के खिलाफ काम किया था। इन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही गवर्नमेंट बननी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड होनी चाहिए एंड वाया पार्लियामेंट ये अकाउंटेबल होनी चाहिए। और इन्होंने स्ट्रेस दिया था कि एक इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी वायलेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनकी एक सोच है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल राइट्स जो है वो लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए ही रहनी चाहिए। इनके हिसाब से वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए। अब इनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिकली ये क्या चाहते थे गवर्नमेंट से। द एमर्जेंस ऑफ द मिडिल क्लास डिमांडेड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल। ये यहां पर चाहती हैं, ये जो इमर्ज हुआ था ये मिडिल क्लास, ये डिमांड कर रहे थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, क्योंकि इनके अभी हमने पढ़ा कि इनकी एग्जिस्टेंस थी मार्केट से ही ये कमर्शियल क्लास कहलाता था, मार्केट से ही ये प्रोफेशनल्स कहलाएंगे। तो यहां पर ये कहते हैं कि मार्केट में होनी चाहिए फ्रीडम, और जो स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, उनको एबॉलिश करना चाहिए। फ्री मार्केट एंटरप्राइज की डिमांड कर रहे थे ये, और साथ ही साथ जो भी स्टेट इम्पोज टैक्सेस थे, जो भी डिफरेंट टैक्स बैरियर्स थे, जो भी डिफरेंट कस्टम ड्यूटीज, इनसे ड्यूज कलेक्ट किए जाते थे, उन सब को खत्म करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड फ्लोरिश हो जाए। अब इनके सामने क्यों चाहते थे, ये क्यों चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए। चैलेंजेस इन द इकोनॉमिक सेट ऑफ एट दैट टाइम, उस वक्त बहुत ज्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हमारा जो सिस्टम इकोनॉमिकली उस वक्त जो हमने सिस्टम डिजाइन किया हुआ था उसमें बहुत सारी चैलेंजेस थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफरेंस इन द यूनिट ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, जो डिफरेंस थी वेट्स एंड मेजरमेंट्स थी वो बहुत ज्यादा दिक्कत थी, वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रही थी ट्रेडर्स को, ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा फ्लोरिश करने की। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर हमें एग्जांपल दी है एल की। एल एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट था। ये जो क्लॉथ होता है इसके एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट का एक टूल था, उसे कहते हैं एल। कहीं कहीं पर इसका 50, किसी प्रोविंस में इसका 54 सेंटीमीटर एक एल कहलाता था, कहीं पर 47 सेंटीमीटर एक एल कहलाता था। तो ये जो इनकी प्रॉब्लम थी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो था वो सेम नहीं था, उसमें डिफरेंस थी, जिसके हिसाब से जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो सच कंडीशन सीन एज ऑब्स्टेकल्स इन द इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास। तो ये जो कुछ हिंड्रेंसेस थी, ये जो कुछ ऑब्स्टेकल्स थी, इन्हें लग रहा था कि इनसे जो हमारी ग्रोथ है, कमर्शियल क्लास की जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक एक्सचेंज होना चाहिए था, उसमें बहुत ज्यादा रुकावटें पेश आ जाती हैं। तो अब ये डिमांड क्या कर रहे हैं, या इनको क्या सक्सेस मिलती है, फाइनली ये क्या अचीवमेंट्स क्रिएट करते हैं, और रूलर्स को ये सिट्रस करके क्या अचीव करते हैं। क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी वाज डिमांडेड। इन्होंने डिमांड की कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी क्रिएट होनी चाहिए, अगरचे रीजनल बैरियर्स हैं, अगरचे डिफरेंट टेरिटरीज डिफरेंट रूलर्स के अंडर हैं, लेकिन क्या होना चाहिए था, क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बननी चाहिए, जहां पर इन सभी स्टेट इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शंस को खत्म किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड फ्लोरिश हो जाए। यह लिबरल क्लास की आइडियोलॉजी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो होता क्या है, इन 1835 इनको अचीवमेंट मिलती है। कस्टम्स यूनियन वाज क्रिएटेड, एक कस्टम यूनियन क्रिएट किया जाता है जिसे ज़ोलोवेरियन फॉर्मड, जिसे ज़ोलोवेरियन भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यही एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई जाती है। लेकिन इसका इनिशिएटिव पहले पोर्शिया ने लिया था, तब ये नेशन स्टेट नहीं था। उसके बाद ये नेशन स्टेट इमर्ज हो जाता है, वो हमने आगे पढ़ना है। एंड अदर जर्मन स्टेट्स जो होती हैं यही पहले इनिशिएटिव लेते हैं क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड टेरिटरी।
दिस यूनियन, ये जो अब क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनता है, ये जो कस्टम यूनियन बनता है, ये क्या काम करता है? दिस कस्टम यूनियन एबॉलिश्ड टेरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस्ड नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। उस वक्त डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट करेंसीज थी और ये ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करता था, ये ट्रेडर्स को रेस्ट्रिक्ट करता था टू ए फिक्स्ड टेरिटरी। तो अब यहां पर जो कस्टम यूनियन बनाया गया 1834 में, इसने पहला इनिशिएटिव ये लिया कि जो टेरिफ बैरियर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते थे उनको खत्म किया जाता है और बहुत सारी जो करेंसीज वहां पर थी, 30 करेंसीज थी, उनको कम करके 2 करेंसीज रखा जाता है और नेटवर्क ऑफ रेलवेज को क्रिएट किया जाता है जिसके जरिए से आइडियाज एक्सचेंज हो जाते हैं। इट स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, लोगों का आना जाना जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इट हार्नेस द इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, इसके क्या होता है कि नेशनल यूनिफिकेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। जब लोग एक दूसरे से आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, नेशनल मूवमेंट जो चल रही थी, क्योंकि ये लिबरल सोच थी, इस लिबरल सोच के जरिए ही इन्होंने ये अचीव किया था, लेकिन मकसद इनका था नेशनल यूनिटी, नेशन स्टेट। और उसके बाद यही थाट इमर्ज होकर पूरी यूरोप में फैल जाता है और जिसके हिसाब से फिर नेशनल यूनिफिकेशन का कंसेप्ट इमर्ज होकर आता है। That is all in today's video lecture. We will be back in next video lecture. Till then, stay blessed. Allah Hafiz.